नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से होती हैं थोड़ी जुदा, और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। खबरें जरा हटके में हम बात करेंगे उन आदिवासियों की जिन्होंने सरकार की अनदेखी से परेशान होकर खुद ही कर दिया पुल का निर्माण। बात करेंगे उस ट्रेलर की जो तैयार कर रहा है देश के जाबाज। देखेंगे कहां मिली खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन सिक्के, और चलेंगे वहां जहां लोग नेटवर्क के लिए ले रहे हैं पेड़ों का सहारा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। जब सरकार लोगों की सुनना बंद कर देती है तो या तो लोग सरकार बदल देते हैं या फिर अपना रास्ता बदल देते हैं। दंतेवाड़ा के आदिवासी लोगों ने भी 70 साल की अनदेखी से परेशान और निराश होकर एक ऐसा पुल बना दिया जो इतिहास बन गया। ये पुल आज हजारों लोगों के आने जाने का जरिया बना हुआ है। दंतेवाड़ा से देखिए अब्दुल असलम की एक खास रिपोर्ट। इतिहास गवाह है कि जब जब हुकूमत निरंकुश हुई है, लोगों ने या तो लड़कर इतिहास रचा है या फिर कुछ कर कर इतिहास रचा है। कुछ ऐसा ही इतिहास रचा है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी लोगों ने, जिन्होंने अपनी जरूरत के लिए नाले के ऊपर पुल बना दिया। दरअसल माडरी नाले के उस पार करीब 10,000 से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जिन्हें अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए तेज प्रवाह से बहता माडरी नाला और उफनती इंद्रावती नदी पार कर बारसूर आना होता है। ना तो आजादी के 70 दशक के बाद भी सरकार ने इन क्षेत्रों की कोई सुध ली, न ही पिछले कुछ सालों में हल्ला मचा रहा विकास ने भी यहाँ आने की जरूरत नहीं समझी। लिहाजा लोगों ने खुद की मेहनत से नदी पर पुल बना दिया। गाँव वाले लोग मिलके कितना पानी रहता है यहाँ पे? पूरा पानी रहने से इधर बहुत पानी रहता है। हाँ, बहुत पानी रहता है। तो गाँव वाले लोग मिलके ही बनाए। बरसात के समय इंद्रावती नदी के उस पार का पूरा इलाका टापू में तब्दील हो जाता है। सरकार ने बरसात के समय इंद्रावती नदी पार करने के लिए बोट की व्यवस्था तो कर दी थी, लेकिन सवाल है कि ग्रामीण तेज धार से बहता माडरी नाला कैसे पार करते। लिहाजा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी बन गई। फिर क्या था, ग्रामीणों ने लकड़ी, पेड़ों की टहनियों से जुगाड़ वाली रस्सी और तारों से 70 मीटर लंबा झूला पुल बना डाला। ज्यादा गाँव है तो सब बिजली से पार करते हैं। पहले कैसे पार करते थे? पहले कैसे पार करते थे? पहले वैसी नदी में ऐसे। तो अभी बनाया था, अच्छा है, सुविधा है। ये पूरा झूला पुल मात्र 4 बल्लियों के सहारे टिका है। अब इस पुलिया का इस्तेमाल मार्ग क्षेत्र में रहने वाले 9 गांव के लोग कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार ये सस्पेंशन ब्रिज की तरह है, जिसमें पूरा लोड किनारे के पिलर्स ले लेती है और बंधी हुई लकड़ियां लोड ट्रांसफर कर देती है। जब नदी के बीच कई मीटर तक चट्टान नहीं मिलती, तब इस प्रकार की पुलियों का निर्माण किया जाता है। भारत का एक ऐसा ही सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज लद्दाख में मौजूद है, जिसे मैत्री ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसे सेना के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर बनाया था, जिसकी लंबाई 260 फीट है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 40 दिन और 500 टन निर्माण सामग्री के उपकरण लगे थे, लेकिन आदिवासियों ने माडरी नाले पे बने इस 70 मीटर के सस्पेंशन ब्रिज को केवल 4 बल्लियों, पेड़ों की टहनियों और जुगाड़ के कमजोर तारों से बनाया है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। डिंडौरी में खुदाई के दौरान कई सौ साल पुराने सिक्के मिले हैं। सिक्के किसके हैं, यहां तक कैसे पहुंचे और किस शासनकाल के हैं, इस बात का पता लगाने के लिए सिक्कों को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। देखिए डिंडौरी से विजय तिवारी की ये खास रिपोर्ट। डिंडौरी जिले के नेवसा गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं। चांदी जैसे धातु के इन सिक्कों में अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लिहाजा सिक्के मुगल काल के होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले नेवसा ग्राम में वाटर शेड निर्माण के लिए मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा था। तभी एक मजदूर को मिट्टी का छोटा सा डिब्बा नजर आया और डिब्बे को खोलने पर 11 सिक्के मिले। ग्राम पंचायत वाटर शेड काम में गड्ढा करते समय चांदी के सिक्के मिले हैं। मौके पर पहुंचकर तस्दीक किया तो देखा मिट्टी की छोटी सी बर्तन में चांदी जैसे सिक्के दिख रहे थे, जिनको निकलवा कर देखा उसमें 11 सिक्के मिले। 4 छोटे 7 बड़े, कुल 11 नंग हैं।
सिक्के मिलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस ने मजदूर के पास से उन सिक्कों को बरामद कर लिया। साथ ही सिक्कों की जानकारी पुलिस ने पुरातत्व विभाग को दे दी है। जिनको मौके पर पुरातात्विक विभाग का होने से जब्त कर कब्जे में लिया, हमारा स्टाफ के थाना वापस आया। पुरातात्विक विभाग का होना प्रतीत होने से प्रत्यक्ष से पुरातत्व विभाग को सौंपी जाती है। ये कार्रवाई की गई। सिक्के देखने में कैसे लग रहे हैं सर? वो मुगल काल के हैं, उर्दू में क्या लिखा है? देखने में बहुत पुराने लग रहे हैं। उर्दू जैसे टेढ़ी मेढ़ी लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, पुराने हैं। तो और खुदाई कराएगी सर पुलिस अब वहाँ पर क्या कि पुरातत्व विभाग? वहाँ गड्ढे बहुत हैं वाटर सेट के पास में। पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है? पुरातत्व विभाग को उसकी जानकारी दे दी गई है। सिक्के देखने में काफी पुराने लग रहे हैं। सिक्के कब के हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इसकी जांच अब पुरातत्व विभाग को करना है। लेकिन सिक्के मिलने से लोगों में कौतूहल बना हुआ है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। भले ही आज के दौर में युवाओं में सिविल सर्विस और कॉरपोरेट सेक्टर की ओर आकर्षित होना एक आम बात है, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो आज भी देशभक्ति का जज्बा रख फौज में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ ऐसे ही युवाओं को फौज से रिटायर कुछ पूर्व सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दुश्मनों के सामने सीना ताने पहरा दे रहे भारतीय सेना के फौजियों की ढाल का विश्वास ही है जो आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं। देश की सुरक्षा का जिम्मा सर्वोच्च कर्तव्य का दायित्व है, पर सोचने का विषय ये है कि इस गौरवशाली सेवा के लिए युवाओं का रुझान कम हो रहा है। थल सेना के कुछ सेवानिवृत्त देशभक्त यही कमी को दूर करने की कोशिश में हैं। दिसंबर 2019 में ही सेवानिवृत्त हुए नायब सूबेदार शैलेश राठौर अपने कुछ फौजी साथियों के साथ मिलकर युवाओं में भारतीय सेना में करियर बनाने का जज्बा भरते हैं। दोनों जंप बोलूंगा, रेडी अप बोलूंगा, तभी जंप करना, रेडी अप, हाथ सीधा, वे प्रतिदिन सुबह शाम सेना भर्ती में चयन के काबिल बनाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो तो आपको मैं अच्छा सा ट्रेनिंग दूंगा ताकि आपको मोटिवेशन होगा, मार्गदर्शन बढ़ेगा और उसमें आप आराम से जा सकते हो। मेरा उद्देश्य है कि सर मैंने अपने 26 साल फौज में सर्विस किया, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कोरबा डिस्ट्रिक्ट के जितने जवान लड़कियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड करके आर्मी में या नेवी, एयरफोर्स या पुलिस जो भी वैकेंसी निकलता है उनमें आगे उनको भेजने का प्रोत्साहित कर रहा हूँ। जी आर्मी का ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, सर ही दे रहे हैं, सारे सर जी, और कम से कम होंगे 30-40 बंदे हैं, 40, और उसमें से 10 लड़कियां हैं, करीब 10 के आसपास, 10-12। तब अभी तो हम लोग का कोई वो नहीं था, हम लोग का सिर्फ था कि हम लोग जा पाएंगे, अपने से करते थे, हम लोग को कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं थे। तो सर जाके हम लोग को जो मार्गदर्शन देते हैं उससे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है। पिछले 3 महीने से चल रहे प्रशिक्षण में नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हुए नायक हेमंत कुमार साहू और फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त लांस नायक राम कुमार राठौर भी निस्वार्थ मदद कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण में शारीरिक अभ्यास जैसे जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ना, दौड़, बैलेंस बनाने जैसी बारीकियां सिखाई जा रही हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात एक सुपर बाइक एम्बुलेंस की, जिसे बनाया है डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने, और अगर ये अप्रूव हो गई तो फिर आदिवासी इलाकों के लिए वरदान साबित होगी। रिपोर्ट। हर राह उसके लिए आसान है, हर जगह तक उसकी पहुंच है, संकट में वो तारनहार है। वो है मारो भायो सुपर बाइक एम्बुलेंस। संकरी गलियां हो या उबड़ खाबड़ रास्ता, नदी नाले हो या दुर्गम रास्ता, दूर दराज इलाका हो या कच्ची सड़क,
अब एम्बुलेंस के लिए हर राह आसान होगा। डूंगरपुर के आदिवासी इलाकों के लिए वरदान है, क्योंकि ये एम्बुलेंस नहीं मारो भाइयों है। कुछ अलग, कुछ खास एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस। मैं जब काम कर रहा था तो इसको मैंने डेवलप कर लिया है। और ये कल्पना ये है जिसका नाम हमने दिया है मारो भाइयों। इसे हम वैसे तो पूर्ण राजस्थान के लिए सोच रहे हैं, लेकिन एज ए पायलट प्रोजेक्ट डूंगरपुर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हम इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने कहा है कि एक 2 व्हीलर एम्बुलेंस को डेवलप किया जाएगा, बट नेचुरली एक 2 व्हीलर का होना आवश्यक होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक साइड कार एम्बुलेंस को मैंने अपनी कल्पना के अनुसार अहमदाबाद के कुछ एजेंसीज के मदद से और दिल्ली के कुछ एजेंसीज की मदद से उनको पूरी कल्पना को समझाते हुए एक विशिष्ट प्रकार की साइड कार एम्बुलेंस को डेवलप किया है। इस खास बाइक एम्बुलेंस को बनाने वाले डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत असाबा का कहना है कि आगे उनकी योजना कार एम्बुलेंस बनाने की है, हर मेडिकल सुविधा से संपन्न एम्बुलेंस बनाने की। जो इलेक्ट्रॉनिक नए नए गैजेट्स आ गए, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर चेक करना हो, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना हो, ये सारी सुविधाएं उस एम्बुलेंस में होगी। इतना ही नहीं, जरूरत के हिसाब से अगर उसको सलाइन देना है, इसके लिए भी जो आईवी स्टैंड और आईवी फ्लूइड्स की जरूरत होती है, जो कि जिसको हम मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर कहते हैं, कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट की केस है, एक्सीडेंट हो गया, पहला घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस समय में अगर हम तत्पर पहुंच जाते हैं और उसको सलाइन या खून वहां पे अगर दे पाएंगे तो उन सारे मरीजों की जान बच पाएगी। फिलहाल जिला कलेक्टर की ओर से बाइक एम्बुलेंस के प्रस्ताव को राज्य सरकार नेशनल हेल्थ मिशन ट्राइबल मिनिस्ट्री को भिजवा दिया है और अब इसकी मंजूरी का इंतजार है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और अब बात उसकी जिसे तलाशने के लिए आपके पास पेड़ पर चढ़ने का हुनर होना चाहिए, नहीं तो भूल जाइए वो आपके पास फटके का भी। बात नेटवर्क की, जो अलवर के 150 गांव के लिए परेशानी का दूसरा नाम है। हेलो हेलो हेलो, कहां है तू, कहां है तू? मोबाइल है पर नेटवर्क नहीं। नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ाई। डिजिटल इंडिया की एक ऐसी तस्वीर, नेटवर्क की गायब कथा। अरे भाई साहब, यहाँ आवाज नहीं आती, नेटवर्क नहीं है। देख लीजिए, डिजिटल इंडिया की बुलंद तस्वीर है ये, इतनी बुलंद कि नेटवर्क के लिए पेड़ की चढ़ाई हो रही, और करें भी तो क्या करें, नेटवर्क जमीन पर आता भी तो नहीं, हवा हवाई, पहुंच से दूर, बस मोबाइल देखकर ही संतोष करना पड़ता है। और जुनून हो बात करने की तो फिर चढ़ जाइए पेड़ पर, और भगवान का साथ मिला तो बात भी हो ही जाएगी। नेटवर्क की दिक्कत आती है जी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, 5 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं है। बस यही समस्या है। ई मित्र की दुकान नहीं है, कोई भी काम हो तो 5 किलोमीटर दूर पैदल या फिर किसी की बाइक से जाना पड़ता है। यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है सर, और यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क का कोई काम ही नहीं है। बहुत से लोगों के पास तो यहाँ फ़ोन भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ नेटवर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जैसे गांव में स्कूल है, स्कूलों का ऑनलाइन जो वर्क जो करना होता है वो हम कर ही नहीं पाते। दरअसल पूरा स्टाफ का फ़ोन ही घर पे रहता है, यहाँ काम ही नहीं है। जी, नेटवर्क की गायब कथा अलवर की है, उस इलाके की जो सरिस्का के जंगलों के अंदर या उसकी पेरिफेरी में बसे। क्या मजाल इस 5 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क जमीन पर आ जाए, और अगर कोई आपात स्थिति हो तो फिर भगवान का ही नाम लीजिए। और गांव में जैसे ही किसी को मेडिकली प्रॉब्लम होती है, महिलाओं के प्रसव का टाइम होता है, उस टाइम की एम्बुलेंस को फ़ोन करना पड़ता है। तो जब तक वो आती है, वो नेटवर्क में बाई चांस आता है कभी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसमें स्नेक बाइट वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और जब भी कोई ऐसी किसी को सांप काटे या गोयरा काटेगा, इस तरह की यहाँ पे जानवर है, और उसमें अगर कहीं ना कहीं
देरी हो जाती है मेडिकल टीम पहुंचने में, तो फिर ये बहुत समस्या की बात है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक अलवर में 150 से ज्यादा गाँव में नेटवर्क की दिक्कत है, वो भी तब जब डिजिटल इंडिया में 4G नेटवर्क है और हम 5G की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन इन गाँव में तो लोग यही पूछते हैं, ये नेटवर्क होता क्या है और ये हमारे पास कब आएगा। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक IAS अधिकारी से जो पूरे भारत में अपने काम से अलग ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के नतीजों से हर कोई वाकिफ है। पहले प्रदूषण और अब प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है। इस दौर में IAS रोहित कुमार उन लोगों के लिए मिसाल है जो देश या दुनिया में हरित क्रांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। सीजन लेवल और रिलैक्सिंग बहुत ज़्यादा फील हुआ हमें, और हमारी प्लानिंग ये है कि आने वाले अगले 2-4 महीने में इसको 1 या 2 जगह और रेप्लिकेट करके मल्टीप्लाई करें। IAS रोहित कुमार पंजाब के लुधियाना में आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत है, लेकिन देश को फिर से हरा भरा करने के लिए उनकी कोई सीमा नहीं है। अपना शनिवार और रविवार का दिन वो हरित क्रांति के काम में लगाते हैं और अब तक 75 लाख से ज्यादा पेड़ और 70 जंगल तैयार कर चुके हैं। उन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पहचाना जाता है। देखिए, हमने 75 जंगल तो हमारे बन गए हैं, अभी 300 का आई एम ब्लेस्ड की 300 जंगल का और उन्होंने हमें बोला है, तो हम 1 साल में 1000 के आसपास जंगल बना देंगे। पिछले 3 सालों में बहुत सारे लोगों को रोहित कुमार ने प्रेरित किया है। वो खास तौर पर मंदिर, गुरुद्वारा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बेकार पड़ी जमीनों पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब उनकी प्रेरणा रंग भी ला रही है और सैकड़ों लोग उनके साथ इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।